गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 31 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम विधेयक 2025 पारित किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। विधेयक का नाम है कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम विधेयक 2025। बात करें इसकी परिभाषा की तो यह विधेयक हेट स्पीच को ऐसे किसी भी संवाद, मौखिक, लिखित या दृश्य के रूप में परिभाषित करता है जो धर्म, मूल वंश, जाति या समुदाय के आधार पर किसी समूह के खिलाफ नफरत या हिंसा भड़काने का प्रयास करता है। इसके बाद बात करें सजा का प्रावधान तो हेट स्पीच के मामलों में 3 साल तक के जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यदि हेट स्पीच के कारण कोई गंभीर हिंसा या दंगा होता है तो सजा और भी सख्त हो सकती है। नोडल अधिकारी, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो नफरत फैलाने वाले अपराधों की निगरानी और रोकथाम के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत में स्वदेशी विमान निर्माण के लिए किस भारतीय समूह ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अडानी ग्रुप ने। साझेदारी के उद्देश्य की बात करें तो इस समझौते के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एम्ब्रेयर मिलकर भारत के में क्षेत्रीय परिवहन विमान के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL स्थापित करेंगे। इसके बाद बात करें क्षेत्र की तो यह सहयोग मुख्य रूप से नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 70 से 150 सीटों वाले कमर्शियल विमानों का भारत में निर्माण और असेंबलिंग करना है। महत्वपूर्ण तथ्य, एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नागरिक विमान निर्माता कंपनी है। अडानी ग्रुप से पहले एम्ब्रेयर ने सैन्य परिवहन विमान C390 के लिए महिंद्रा ग्रुप के साथ भी एक समझौता किया था, लेकिन नागरिक विमानों के लिए यह अडानी ग्रुप के साथ बड़ी साझेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर ने किस भारतीय संस्थान सहित 8 विदेशी संस्थानों की मेडिकल डिग्री को मान्यता प्रदान की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। संस्थान है सिंगापुर सरकार और सिंगापुर मेडिकल काउंसिल ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल जो MAHE का हिस्सा है उसकी MBBS डिग्री को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। प्रभावी तिथि तो यह मान्यता 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। कुल संस्थान, सिंगापुर ने दुनिया भर के 8 नए विदेशी संस्थानों को इस सूची में जोड़ा है, जिससे अब मान्यता प्राप्त विदेशी मेडिकल स्कूलों की कुल संख्या 112 से बढ़कर 120 हो गई है। अन्य मान्यता प्राप्त देश हैं मणिपाल भारत के अलावा जिन अन्य 7 संस्थानों को मान्यता दी गई है वे हैं ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान, चीन और यूनाइटेड किंगडम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह ने किस संबंध में घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताया है कि वे अब भविष्य में प्लेबैक वोकलिस्ट फिल्मों के लिए गाना के तौर पर नया काम नहीं लेंगे। उन्होंने इसे एक खूबसूरत सफ़र बताते हुए खत्म करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे, यानी वे पर्दे के पीछे संगीत से जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन दिल्ली में किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हाट INA। आयोजन की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा
पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन, पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक अनुभव शामिल है। योजना की उपलब्धियां: 30 लाख से अधिक कारीगरों का सफल पंजीकरण हो चुका है। 23 लाख से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। कारीगरों को डिजिटल प्रोत्साहन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार इसका उद्देश्य कारीगरों के कौशल को बढ़ाना और उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, भारत यूरोपीय संघ, इंडिया और ईयू व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर यूरोप के कितने देशों में शून्य या न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 27 देश। यूरोपीय संघ वर्तमान में 27 सदस्य देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है। जब भारत यूरोपीय संघ के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो वह समझौता व्यक्तिगत रूप से किसी एक देश के साथ नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक या समूह के साथ होता है। एकल बाजार: तो यूरोपीय संघ एक सिंगल मार्केट और कस्टम्स यूनियन के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि भारत से निर्यात होने वाला सामान यदि एक बार ईयू की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन सभी 27 देशों में बेचा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य पत्थर उद्योग को एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रदान करना है जिससे व्यापार, नेटवर्किंग और आपसी सहयोग आसान हो सके। प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इस ऐप में एआई आधारित सर्च, डिजिटल ई स्टोर और डिजिटल मार्केटप्लेस जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। बात करें इसके लाभ की तो यह प्लेटफॉर्म भारतीय पत्थर उद्योग को वैश्विक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा जिससे भारतीय पत्थर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी ने किस देश के पत्रकारों को भारत में होने वाले T20 विश्व कप 2026 को कवर करने से रोक दिया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के। बात करें मुख्य घटना की तो आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेशी पत्रकारों के रिपोर्टिंग आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। बात करें इसके कारण की तो बांग्लादेश सरकार और बीसीबी ने भारत को असुरक्षित बताते हुए अपनी क्रिकेट टीम भेजने से मना कर दिया और टूर्नामेंट के बहिष्कार का फैसला लिया। इसी के जवाब में आईसीसी ने उनके पत्रकारों के वीजा और एक्रेडिटेशन आवेदन खारिज कर दिए। टूर्नामेंट का विवरण तो विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में होना है। लगभग 130 से 150 पत्रकारों ने इसके लिए आवेदन किया था जिन्हें शुरू में मंजूरी मिली थी लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन ईजी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म उज्जीवन ईजी पेश किया है। बात करें इसके लक्ष्य की तो यह बैंक की डिजिटल प्रथम रणनीति का हिस्सा है जिसे मुख्य रूप से खुदरा ग्राहकों के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत की बात करें तो इसमें 9 भाषाओं का सपोर्ट और 200 से अधिक फीचर्स हैं जो बचत, ऋण, भुगतान और निवेश को आसान बनाते हैं। तकनीक की बात करें तो यह माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर आधारित है जिससे यह ऐप तेज और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों,
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने हाल ही में किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वीर तथा दिव्यांग महिलाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित पुस्तकें। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में 2 ब्रेल पुस्तकों और 3000 से अधिक कंटेंट वाली ऑडियो बुक्स का विमोचन किया। बात करें विषय की, तो ये पुस्तकें छत्तीसगढ़ की वीर और दिव्यांग महिलाओं की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित हैं। इस अवसर पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इन ऑडियो बुक्स के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। इसका उद्देश्य राज्यपाल ने समाज की गुमनाम हस्तियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगों के लिए बेहतर सुविधाओं की बात कही। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, फुटवियर ब्रांड रेड चीफ ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना को। प्रमुख फुटवियर ब्रांड रेड चीफ ने युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने और अपनी ब्रांड पहचान मजबूत करने के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी के अनुसार आयुष्मान की प्रामाणिक और प्रतिबद्ध छवि उनके ब्रांड की पहचान के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इस साझेदारी के माध्यम से रेड चीफ का उद्देश्य युवाओं के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाना और अपने फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शूज की रेंज पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा पहला ग्रीन एक्सपो 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बांसरा पार्क, नई दिल्ली में। स्थान रहेगा दोस्तों, यह एक्सपो उत्तर पश्चिम दिल्ली के सराय काले खां स्थित बांसरा पार्क में आयोजित किया जाएगा। यह दिल्ली का पहला बैम्बू थीम पार्क है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य लक्ष्य शहरी निवासियों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। एक्सपो में टिकाऊ उत्पादों की प्रदर्शनी, कार्यशालाएं और पर्यावरण अनुकूल स्टार्टअप्स को अपनी तकनीक प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में किस टीम ने कलिंगा लांसर्स को हराकर दूसरी बार खिताब जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूपी रुद्राश। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो जनवरी 2025 के अंत में संपन्न हुई, उसके रोमांचक फाइनल में यूपी रुद्रास ने खिताब जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में विजेता रहा यूपी रुद्रास, उप विजेता रहा कलिंगा लांसर्स और यूपी रुद्रास ने कलिंगा लांसर्स को हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद देखते हैं 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 90 वर्ष की आयु में किस वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक का निधन हुआ जिन्हें पद्म भूषण और नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को ईयर ऑफ द फैमिली घोषित किया है? तो दोस्तों, आशा है कि आप इन दोनों सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।